नमस्ते छात्रों, स्वागत है सभी का आज की क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो पहला चैप्टर था उसका दूसरा जो पार्ट है। पहला पार्ट हमने फिर ठीक पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा पार्ट और बहुत महत्वपूर्ण होने जाना है कि हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले सकारात्मक और आदर्शक जो अर्थशास्त्र वो किसे कहते हैं। यहां से एक नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। सकारात्मक का मतलब हो जाएगा कि देश के अंदर जो क्रिया विधियां हैं, जो नीतियों का निर्माण किया गया वो क्या काम कर रही है, मतलब जो क्रिया विधि है, जो पॉलिसी है वो किस प्रकार से काम कर रही है ना, उसका जो अध्ययन किया जाता है वो सकारात्मक में किया जाता है। और आदर्शक अर्थशास्त्र में किया जाता है कि जो पॉलिसी या जो क्रिया विधियां काम कर रही है क्या वह देश के लिए अनुकूल है या नहीं, या उनमें किस प्रकार के संशोधन किए जाने चाहिए। इसका आशय यह हो जाएगा कि हम देखें कि यहां आ जाएगा सकारात्मक अर्थशास्त्र में क्या है, यानी कि जो पॉलिसी है वो किस प्रकार काम कर रही है ना, तो क्या है का अध्ययन किया जाता है। और यहां हम देख रहे हैं कि वो किस प्रकार से काम करनी चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए। ठीक है, यानी कि वो अनुकूल है या प्रतिकूल है और उनमें किन प्रकार के संशोधन होने चाहिए। तो हम देखते हैं सकारात्मक अर्थशास्त्र में क्रिया विधियां किस प्रकार से काम करती है, यानी कि क्या है का अध्ययन कहता है। और आदर्शक अर्थशास्त्र में कोई भी क्रिया विधियां जो अनुकूल है या प्रतिकूल है या उनमें किस प्रकार के संशोधन किए जाने चाहिए, तो यानी कि क्या होना चाहिए का अध्ययन किया जाता है। तो यहां से हो सकता है कि कभी एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट देखते हैं कि सीमांत उत्पादन संभावना वक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपकी एक जो डेफिनेशन है वो आएगी और यहां से एक छोटा क्वेश्चन और आने की संभावना होती है, जैसा कि हमें अभी डायग्राम से पता चलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं उत्पादन संभावना, है ना, जैसा कि थोड़ा बहुत नाम से पता चल रहा है उत्पादन संभावना। और एक छात्रों हर बार ये ध्यान रखना, सीमांत पूरी किताब के अंदर सीमांत शब्द का प्रयोग होने जाना है, चाहे वह व्यष्टि अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र हो। सीमांत का मतलब होता है एक व्यक्तिगत जो इकाई होती है उसका जो योगदान है वो कितना है, यानी कि व्यक्तिगत इकाई के संदर्भ में अगर कोई बात आती है तो इसका मतलब होता है वो सीमांत उदाहरण है। तो ये दे रखा है कि देश के अंदर उपलब्ध संसाधनों की मात्रा दे रखी है और तकनीक दे रखी है, यानी कि हमें प्रौद्योगिकी दे रखी है। और इनके ज्ञात होने पर जो देश के अंदर हम उत्पादित कर रहे हैं वस्तुओं और सेवाएं, इनकी जितनी संभावनाएं या संभावित सहयोग हो सकते हैं उनको जो मिलाने वाला वक्र होगा उसे हम क्या बोल सकते हैं, उत्पादन संभावना वक्र। वापिस सुनना, उपलब्ध संसाधनों यानी कि क्या आ जाएगा कि जो भी आपके पास में प्राकृतिक और मानवीय संसाधन है, पूंजीगत संसाधन है, उनको मिलाते हुए तो उपलब्ध संसाधनों की मात्रा तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकी ज्ञान के द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली वस्तुओं और सेवाओं के सभी संभावित संयोग, है ना, जितने भी संभावित सहयोग हो सकते हैं उनको मिलाने वाले वक्र को हम क्या कह सकते हैं, उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। और कभी ऐसा भी आ सकता है कि उत्पादन संभावना सेट पूछ ले, तो सेट में क्या आ जाएगा का उपलब्ध संसाधनों की मात्रा तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकी ज्ञान के आधार पर उत्पादित की जा सकने वाली वस्तुओं और सेवाओं के संभावित संयोगों को हम क्या कहते हैं, सीमांत उत्पादन संभावना सेट कहते हैं। तो केवल अगर संयोग आ जाए कौन कौन से हो सकते हैं, तो सारे संभावित आएंगे वो सेट में आ जाएंगे और उनको मिलाने वाला जो वक्र होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सीमांत संभावित उत्पादन संभावना वक्र आ जाएगा। तो ये केवल दोनों डेफिनेशन एक के आधार पर हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से संयोग या कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं। ये देखो संयोग दे रखे हमें ABCD। यदि अगर कोई भी देश ए संयोग का चयन करता है तो ऐसी स्थिति में अनाज की 0 इकाइयां और कपास की 10 इकाइयों का उत्पादन करेगा। इसका तात्पर्य यह हो जाएगा कि उपलब्ध सारे संसाधनों को क्या किया गया है, कपास के ऊपर लगाया गया है, यानी कि अनाज की मात्रा क्या रहेगी, 0 होगी। और यदि अगर ऐसा हो सकता है, यदि हम बी संयोग का चयन करें तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, अनाज की 1 इकाई का उत्पादन करेगा देश और कपास की 9 इकाइयों का उत्पादन करेगा। सी इकाई का चयन करें, ऐसी स्थिति में वह अनाज की 2 इकाइयों और कपास की 7 इकाइयों का। और इसी प्रकार से यदि वह ई बिंदु का चयन करता है तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, वह अनाज की 4 इकाइयों का और कपास की 0 इकाइयों का प्रयोग करेगा, यानी कि वह उपलब्ध सारे संसाधनों को क्या करेगा, अनाज के उत्पादन पर लगाएगा। तो ये सारी की सारी पॉसिबिलिटी है कि इतने सारे संभावित संयोग हो सकते हैं जिनके आधार पर कोई भी देश उत्पादन कर सकता है। इन्हीं के आधार पर हमारा ये वक्र बनाया गया है ना, वो ये हमारा ए बिंदु आ रहा है, यानी कि सारा सारा व्यय किस पर किया गया, कपास पर किया गया। बी बिंदु का चयन करने की स्थिति में वह क्या करेगा, अनाज की 1 इकाई और कपास की 9 इकाइयों का प्रयोग करेगा। तो इन सभी संभावित बिंदुओं को मिलाने पर जो हमारा वक्र बन रहा है वो हमारा सीमांत उत्पादन संभावना वक्र बनेगा। अब एक बात तो ध्यान रखने की है ना, जैसा कि हमने सेकंड चैप्टर में भी आएगा, ऐसा जो वक्र बनता है, ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं नतोदर। यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। ये जो वक्र बनेगा आपका क्या कहलाएगा, नतोदर वक्र। और ठीक हम देखते हैं सेकंड चैप्टर में जो आने वाला है इस प्रकार के वक्र आएंगे, है ना, उदासीनता वक्र। ये जो वक्र होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उन्नतोदर। ठीक है ना।
नतोदर को एक बात ध्यान रखना छात्रों, इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, अवतल। और इस प्रकार का जो वक्र आएगा हम उससे क्या कहते हैं, उत्तल भी कहते हैं। तो क्वेश्चन यहां से भी आने की संभावना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का तो सकारात्मक और आदर्शक अर्थशास्त्र से। नेक्स्ट आ सकता है सीमांत उत्पादन संभावना वक्र भी आ सकता है, और सीमांत उत्पादन संभावना सेट भी आ सकता है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो आ जाएगा, है ना, आपका जो वक्र बनेगा सीमांत उत्पादन संभावना वक्र, उसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, नतोदर वक्र की होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम अब पढ़ने जा रहे हैं, ये आ रहा है हमारा अवसर लागत। अवसर लागत किसे बोल रहे हैं कि एक साधन के अनेक वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, उसे किसी प्रयोग में बनाए रखने के लिए कम से कम इतना न्यूनतम पारिश्रमिक तो अवश्य मिलना चाहिए जितना कि उसको, यानी कि उस साधन को उसके सबसे अच्छे प्रयोग से प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवसर लागत है। यानी कि एक साधन को अपन बहुत सारे प्रयोगों में लगा सकते हैं, तो उसका सबसे बेहतर जो विकल्प होगा, जहां से उसे सबसे ज्यादा पैसा प्राप्त होता है, वह उसकी क्या कहलाएगी, अवसर लागत कहलाएगी। और इसे ही हम क्या कह सकते हैं, आर्थिक लागत भी कहते हैं। यहां से क्वेश्चन आता है ना, का निम्न में से किस लागत को आर्थिक लागत कहा जाता है, तो अवसर लागत को हम क्या कहते हैं, आर्थिक लागत भी कहते हैं। तो ये छात्रों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अब ये डेफिनेशन याद करने से पहले एक बार अगर हम एग्जाम्पल को देखेंगे तो हमें डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। हम देखते हैं को कोई भी एक व्यक्ति है और उसे हम इतने सारे कार्यों में लगा सकते हैं। वह कृषि कार्य में लग सकता है, किसी कारखाने फैक्ट्री में लग सकता है, वह किसी खान में माइंस में लग सकता है, या वह फिर किसी शॉप पर काम कर सकता है, किसी दुकान पर काम कर सकता है। तो यदि वह कृषि में कार्य करता है तो उसे जो मासिक आय प्राप्त होती है वो कितनी होती है, 5,000 रुपए प्राप्त होती है। कारखाने में जाता है तो 9,000 रुपए प्राप्त होती है, खान में जाएगा तो उसे 7,000 रुपए मासिक प्राप्त होगा, और दुकान में जाएगा तो 8,000 रुपए मासिक प्राप्त होता है। तो एक साधन है, उसके बहुत सारे वैकल्पिक प्रयोग है। अब इन प्रयोगों में सबसे अच्छा जो उसका वैकल्पिक प्रयोग है हम देखते हैं आर्थिक दृष्टि से, वो क्या आएगा, कारखाना। ठीक है ना, तो कारखाना उसका क्या हो जाएगा, सबसे बेहतर विकल्प हो जाएगा। अब यदि अगर मान लो इस व्यक्ति को हम किसी और कार्य में अगर लगाना चाहें तो हमें कम से कम कितना भुगतान करना पड़ेगा, कम से कम 9,000 तो उसे देने ही पड़ेंगे। अगर 9,000 से अगर हम कम देंगे तो एसीसी में क्या करेगा, वह अन्य कार्यों को छोड़कर कारखाने में कार्य करने में बना रहेगा। तो उसका जो सबसे बेहतर जो विकल्प हो गया वो क्या हो गया, कारखाने में काम करना हो गया। यानी किसी फैक्ट्री में यदि वो काम कर रहा है तो उसे 9,000 रुपए प्राप्त हो रहे हैं, तो उसकी जो अवसर लागत हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 9,000 रुपए हो जाएगी। देखो वापस समझना, अब डेफिनेशन को समझेंगे बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी का एक साधन के अनेक वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, और उससे किसी भी प्रयोग में बनाए रखने के लिए, यानी कि हम किसी भी प्रयोग में बनाए रखें तो उसे कम से कम इतना न्यूनतम पारिश्रमिक तो अवश्य मिलने चाहिए। मतलब किसी भी प्रयोग, मतलब वो कृषि हो गया, खान हो गया और दुकान हो गया, अगर अपन किसी भी प्रयोग में अगर उसे बनाए रखने के लिए कम से कम इतना न्यूनतम पारिश्रमिक तो अवश्य मिलना ही चाहिए जितना कि उसको उसके सबसे अच्छे प्रयोग से प्राप्त होता है। तो सबसे अच्छा प्रयोग क्या हो गया उसका, फैक्ट्री में काम करना हो गया। तो उसका अगर हम अन्य कार्य में अगर बनाए रखने तो कम से कम इतना न्यूनतम पारिश्रमिक तो अवश्य देना ही पड़ेगा। ठीक है ना, जितना कि उसको उसके सबसे अच्छे प्रयोग से प्राप्त होता है, और उस सबसे अच्छे प्रयोग की जो कीमत है वही क्या कहला रही है, अवसर लागत कहला रही है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, आर्थिक लागत भी कहते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल भी हो गया और ये हमारी डेफिनेशन हो गई, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो इसकी डेफिनेशन है, और आर्थिक लागत का आशय अवसर लागत से है, ये विशेष करके ध्यान रखना। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे थे व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। ये छात्रों इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट अगर पार्ट देखा जाए तो वो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर है। जैसा कि हम देखते हैं हमारी जो बुक है वो भी क्या आ जाएगी, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में। हमारी जो फर्स्ट बुक आ रही है व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, और सेकंड आ जाएगी समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स से। जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा हमें इस बात की गहराई भी आती जाएगी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किन बातों का अध्ययन किया जा रहा है और समष्टि बातों में किन बातों का अध्ययन किया जा रहा है। तो हम देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का अगर मोटे रूप से अर्थ देखें, हम डिफरेंस में जाने से ठीक पहले हम देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे बोल रहे हैं, समष्टि अर्थशास्त्र किसे कह रहे हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या हो जाएगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी भी अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत व छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत समग्र इकाइयों या संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित जो इकाइयां आएगी उनका अध्ययन किया जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो हम देखते हैं कि जैसे कि एक झरना है, तो बूंद बूंद से मिलकर क्या बन रहा है, झरना बन रहा है। लेकिन एक बूंद के या दो बूंदों के निकल जाने से झरने की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन उस व्यक्तिगत बूंद के ऊपर जरूर प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि वो हमारा क्या हो जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा। एक अन्य अगर हम एग्जांपल देखें, अगर एक जंगल है तो एक एक पेड़ों को यानी कि पेड़ों को जोड़ जोड़कर जंगल बनता है, लेकिन एक या दो पेड़ के कट जाने से जंगल की प्रकृति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि वह सघन है या विरल है, लेकिन उन व्यक्तिगत पेड़ों के ऊपर जरूर प्रभाव पड़ता है। तो समष्टिगत इतनी बढ़िया उदाहरण है जिन पर व्यक्तिगत जो प्रभाव होता है वो बहुत क्या होता है, शून्य होता है, लेकिन उसका अस्तित्व किससे होता है, उन सभी पेड़ों से मिलकर बना होता है। तो ये एक मोटे रूप से अंतर है। अब हम देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में
देखो यहाँ समझना है ना, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंग्रेजी में अपन क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स कह रहे हैं, जो ग्रीक भाषा के माइक्रो से बना है। देखो यहाँ ये आ सकता है क्वेश्चन, है ना, कि जो माइक्रो और मैक्रो शब्द बने ये किस भाषा से बने, है ना, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ग्रीक भाषा से हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है ग्रीक भाषा से इनकी उत्पत्ति हुई। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आता है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग किस अर्थशास्त्री ने किया था, तो वो आता है रेगनर फ्रिश। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इन शब्दों का जो प्रयोग किया गया था वो प्रोफेसर रेगनर फ्रिश के द्वारा किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देखो माइक्रो और ये ग्रीक भाषा के माइक्रो से बना है, जिसका जो अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लघु अथवा सूक्ष्म हो जाएगा। इधर देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में हम क्या बोल रहे हैं, मैक्रो बोल रहे हैं, और जो ग्रीक भाषा का इससे किससे बना है, मैक्रोस से बना है। ठीक है ना, कुछ सी की जगह क्या आ जाएगा बस, है ना, इतना सा ध्यान रखना है ना, और एस आ जाएगा पीछे। तो ये आ रहा है अंग्रेजी को माइक्रो, ये मैक्रो से आ जाएगा, ये मैक्रो ये मैक्रो से आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें लघु एवं, है ना, ये अपने एक प्रकार से डेफिनेशन आ गई, इसमें लघु एवं व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि इसमें क्या हो जाएगा, समग्र या संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित जितनी भी इकाइयां उनका अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्या इसमें किसी वस्तु या साधन की कीमत का निर्धारण, का किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण करना है या साधन की कीमत का निर्धारण करना है, तो किस प्रकार से होगा, मांग और पूर्ति की शक्तियों से हो रहा है। तो इसमें आ रहा वस्तु व साधन की कीमत का निर्धारण आएगा, जबकि इसमें क्या आ जाएगा, का पूरे देश का जो सामान्य कीमत स्तर रहेगा, है ना, यानी कि जो मुद्रास्फीति रहेगी या देश का पूरा जो सामान्य कीमत स्तर रहेगा वो क्या रहने वाला है ना, तो उसका अध्ययन किसमें करेंगे, हम समष्टि अर्थशास्त्र में करेंगे। फिर इसका मुख्य उपकरण क्या आ जाएगा, कीमत प्रणाली, यानी कि कीमत प्रणाली के माध्यम से सारी समस्याओं का समाधान किया जाता है, जबकि इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, राष्ट्रीय विश्लेषण, है ना, तो राष्ट्रीय विश्लेषण के माध्यम से सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। फिर नेक्स्ट सारा इसका जो महत्व है वो क्या है, सैद्धांतिक है। ठीक है ना, यानी कि सारे सिद्धांतों के माध्यम से या रेखा चित्रों के माध्यम से हर समस्या का समाधान किया जाता है। कब वस्तु की कीमत का निर्धारण क्या रहने वाला है, साधन की कीमत का निर्धारण क्या रहने वाला है, उपभोक्ता को किस प्रकार से संतुलन प्राप्त हो सकता है, उत्पादक का संतुलन किस प्रकार से होगा, वह कितनी वस्तुओं की मात्रा का निर्धारण करेगा, ये सारे के सारे सैद्धांतिक महत्व के अंतर्गत आ रहे हैं। जबकि यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनका व्यवहारिक महत्व हो जाएगा, यानी कि देश की किसी भी आर्थिक समस्या या वह सामान्य कीमत स्तर का बढ़ना हुआ, वह बेरोजगारी हो जाएगी, है ना, इससे रिलेटेड जो भी देश की गरीबी की समस्या आ जाएगी, विदेशी व्यापार आ जाएगा, तो इन सारी जो समस्याएं आएगी वो उनका जो निराकरण होगा वो क्या, वो राष्ट्रीय विश्लेषण से होगा, इन सबकी पॉलिसियां बनेगी, नीति का निर्माण होगा, तो वो क्या आ जाएगा, एक व्यवहारिक महत्व के अंतर्गत आने वाला है। तो ये एक बहुत सामान्य सा डिफरेंस है। हम ये भी लिख सकते हैं इसके अंदर क्या आ जाएगा, कब व्यक्तियों की आय का अध्ययन करते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है। तो ये 5-6 डिफरेंस जो हमें दे रखे हैं, इनमें से हमें कम से कम 4 डिफरेंस हमें याद होने ही चाहिए। ठीक है ना, और जो क्वेश्चन है ग्रीक भाषा से बना है और रेगनर फिश ने इनका प्रयोग किया, ये अति महत्वपूर्ण, तो ये छात्रों बहुत आपको विशेष करके ये ध्यान रखना है। तो आज हमारी क्लास में हमने वापस हम एक बार रिपीट करें, हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। सबसे पहले पढ़ा था हमने सकारात्मक या आदर्शक अर्थशास्त्र। सकारात्मक अर्थशास्त्र वापस रिपीट कर रहे हैं, सकारात्मक अर्थशास्त्र में कोई भी क्रियाविधि हो, है ना, यानी कि किसी प्रकार की नीति हो, तो वो किस प्रकार से काम कर रही है, यानी कि वर्तमान में उसका जो निर्माण किया गया है वो किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में फ्लो में है, तो वो किस प्रकार से काम कर रही है, यानी कि क्या है का अध्ययन किया जाता है। जबकि आदर्शक अर्थशास्त्र में क्या आ जाएगा कि कोई भी क्रियाविधि जो कार्य कर रही है वह देश के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है, यानी कि उसमें किस प्रकार के संशोधन किए जाएंगे, तो वो क्या कहला रही है, आदर्शक प्रणाली या आदर्शक अर्थशास्त्र, यानी कि क्या होना चाहिए का अध्ययन किया जाता है। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था सीमांत उत्पादन संभावना वक्र, यानी कि उपलब्ध संसाधनों तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकी को अगर दिए होने पर हम जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर सकते हैं, यदि उनको दर्शाने वाला जो वक्र होगा वो उत्पादन सीमांत उत्पादन संभावना वक्र कहलाएगा, और वो जो सारे संयोग होंगे वो हमारे क्या होंगे, एक सेट के अंतर्गत आएंगे। और जो वक्र हमने बनाया था उसकी आकृति कैसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आकृति कैसी हो जाएगी, वो नतोदर। ठीक है ना, ये विशेष करके ध्यान रखना, वो नतोदर होगी। और फिर हमने पढ़ा था व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। और ये आज का हमारा जो पहला चैप्टर है ये यही समाप्त होता है, बहुत छोटा चैप्टर है, अच्छे क्वेश्चनों का समावेश होता है इसमें से। तो मुझे पूरी उम्मीद है आज का वीडियो भी आपको बेहतर लगा होगा। यदि अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में आप एक बार इसको जरूर बताएं। धन्यवाद।